हाँ भाई, नमस्कार नमस्कार दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों। देखो, अपन मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो आज अपन मारवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे और सभी विद्यार्थियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखिए भाई, कल मैंने मारवाड़ का इतिहास पढ़ाया था आपको, उसमें थोड़ा बहुत ही पढ़े थे। अब उससे आगे अपन पढ़ते हैं। तो देखिए, जो राव जोधा था उसका शासनकाल था 1438 से 89 का। अब देखिए भाई, ध्यान दो, 1489 से लेकर के तरानवे का जो शासनकाल है वो किसका है भाई? सातल देव का। किसका शासनकाल है भाई? सातल देव का। ठीक है ना भाई। अच्छा, अब देखिए, ध्यान दो, देखिए, अरे सातल देव, अब आपने देखो, ध्यान दो, थोड़ा सा ही समझो कि सातल देव के समय से मारवाड़ में घुड़ला नृत्य किया जाता है। हाँ भाई, कौन सा नृत्य किया जाता है? घुड़ला नृत्य किया जाता है। अब देखो भाई, कैसे किया जाता है, ध्यान दो थोड़ा सा, कि देखिए भाई, एक तालाब था पीपाड़। कौन सा तालाब था भाई? के पीपाड़ तालाब। ये पीपाड़ तालाब कहां पर पड़ता है बोलो? जोधपुर में पड़ता है भाई। तो देखिए भाई, ध्यान दो, पीपाड़ तालाब जोधपुर में पड़ता है। तो देखिए क्या होता है, किस पीपाड़ तालाब जोधपुर में, देखिए भाई, ध्यान दो, 140 कुंवारी कन्याएं, ध्यान दो भाई, गौरी की, किसकी? गौरी या पार्वती की क्या करने आई थी भाई? पूजा। बोलो भाई, क्या करने आई थी? पूजा। तो ध्यान दो, जब पीपाड़ तालाब जोधपुर में 140 कुंवारी कन्याएं इस पार्वती की क्या कर रही थी? पूजा कर रही थी। तब ध्यान दो भाई, इस पीपाड़ के तालाब से होकर गुजर रहा था अजमेर का सूबेदार। बोलो भाई, कौन गुजर रहा था? अजमेर का सूबेदार गुजर रहा था। और इस सूबेदार का नाम था भाई मल्लू खां। है भाई, क्या नाम था बोलो? मल्लू का नाम था भाई। तो ध्यान दो, अजमेर का सूबेदार मल्लू खां जब इस पीपाड़ तालाब के पास से होकर गुजर रहा था, तो इस मल्लू खां की नजरें इन कन्याओं के ऊपर पड़ी। और जैसे इसकी नजरें इस कन्याओं के ऊपर पड़ी, तो ध्यान दो भाई, इस मल्लू खां ने, किसने? अरे इस मल्लू खां की नीयत खराब हो गई। तो ध्यान दो भाई, इस मल्लू खां ने अपने सेनापति घुड़ला को आदेश दिया कि भाई तुम एक काम करो, अपन मारवाड़ को बाद में लूटेंगे, पहले इन लड़कियों को उठाकर अजमेर की ओर लेके चल दो। तो ध्यान दो भाई, मल्लू खां के कहने पर जब घुड़ला इन लड़कियों को लेके जा रहा था, तो इस बात का पता लग गया मारवाड़ के शासक सातल देव को। किसको पता लग गया भाई? सातल देव को पता लग गया। और इस सातल देव ने घुड़ले को घेर लिया और घेर करके घुड़ले का क्या काट दिया बोलो भाई? इसने अरे सिर काट दिया। और इस तरह से कन्याओं को आजाद करवा लिया और इसके सिर को कन्याओं को दे दिया। और इसके सिर को लेकर कन्याएं चारों तरफ घूमी और खुशियां मनाए। तब से आज मारवाड़ में बताइए भाई, कौन सा नृत्य किया जाता है? घुड़ला नृत्य किया जाता है। अब सुनो, देखो, अरे लड़कियां वर्तमान में क्या लेती है? एक मटका लेती है भाई, और इस मटके के चारों तरफ क्या कर लेती है? छेद। बोलो भाई, क्या कर लेती है? छेद कर लेती है चारों तरफ से, और इस तरह से छेद कर लेती है। और ध्यान दो भाई, छिद्र कर लेती है, और अंदर क्या जला लेती है? दीपक। क्या जला लेती है? दीपक, जिस घुड़ले का प्रतीक माना जाता है। अंदर दीपक जला लेती है। और ध्यान दो भाई, देखिए, फिर इस मटके को घुड़ले का सिर माना जाता है। और इस मटके को लेकर लड़कियां चारों तरफ घूमती है और खुशियां मनाती है। अंत में इस मटके को पीपाड़ तालाब में फेंक कर आ जाती है। तो इस तरह से वर्तमान में मारवाड़ में घुड़ला नृत्य किया जाता है। अब प्रश्न ये बनता है कि घुड़ला नृत्य कब किया जाता है? तो देखो भाई, घुड़ला नृत्य ध्यान दो कब किया जाता है बोलो? अरे ये किया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। बोलो भाई, कब किया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। यानी जिस दिन अपन जयपुर में शीतलाष्टमी मनाते हैं, उस दिन मारवाड़ में अरे घुड़ले का त्योहार मनाया जाता है। चलो एक बार दोबारा देखो, बताइए भाई, 1489 93 का शासनकाल किसका है? सातल देव का। तो सातल देव के समय से मारवाड़ में कौन सा नृत्य किया जाता है भाई? घुड़ला नृत्य किया जाता है। आपको पता लग गया। तो देखो, पीपाड़ तालाब जोधपुर में 140 कन्याएं गौरी या पार्वती की क्या करने आई थी? पूजा करने आई थी। और जब पूजा कर रही थी, तब इस पीपाड़ तालाब के पास से होकर गुजर रहा था अजमेर का सूबेदार मल्लू खां। और ध्यान दो भाई, जब मल्लू खां गुजर रहा था
तो मल्लू खां ने अपने सेनापति घुड़ला को आदेश दिया कि इन लड़कियों को उठा के लेके जाओ, चल दो। तो ध्यान दो भाई, जब घुड़ला लड़कियों को लेके जा रहा था तो किसने बचाया भाई? सातल देव ने बचाया, और सातल देव ने घुड़ले का सिर काट कर कन्याओं को दे दिया। अच्छा, अब देखिए भाई, घुड़ला नृत्य वर्तमान में कैसे किया जाता है? तो एक मटका लिया जाता है, उसके चारों तरफ छेद कर लिया जाता है, अंदर क्या जला लिया जाता है? दीपक, और इसी मटके को चारों तरफ घुमाते हुए खुशियां मनाते हैं। अच्छा, तो ध्यान दो भाई, ये घुड़ला नृत्य कब किया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। इस दिन जयपुर में शीतलाष्टमी मनाई जाती है। तो एक बार आंसर दो, बताइए भाई। 1489 तराणमा का शासनकाल किसका है? सातल देव। सातल देव के समय से मारवाड़ में कौन सा नृत्य किया जाता है? गुड़बा। 140 कन्याएं गौरियां पार्वती की क्या करने आई थी? बोलो, पूजा। तब इसके पास से होकर कौन गुजर रहा था? अजमेर का सूबेदार मल्लू खां गुजर रहा था। तो ध्यान दो भाई, जब मल्लू खां के कहने पर घुड़ला इन लड़कियों को लेके जा रहा था तो किसने बचाया? सातल देव ने बचाया। और लड़कियां वर्तमान में क्या लेती है? एक मटका, और अंदर क्या जला लेती है? दीपक, और चारों तरफ क्या कर लेती है? छिद्र। अब देखो भाई, नृत्य कब किया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को ही किया जाता है। अच्छा, अब देखो, इस घुड़ला नृत्य को संरक्षण किसने दिया भाई? रूपायन संस्थान ने दिया है भाई। किसने दिया? रूपायन संस्थान ने दिया। और देखो भाई, रूपायन संस्थान कहाँ है? बोलो, बोरुंदा में है। और बोरुंदा कहाँ है भाई? जोधपुर में है। बोरुंदा कहाँ है? जोधपुर में है। अच्छा, तो इस संस्थान ने इस नृत्य को क्या दिया भाई? संरक्षण दिया। और देखिए भाई, ध्यान दो, ये जो रूपायन संस्थान है, अरे इस संस्थान की स्थापना किसने की? बोलो भाई, इस संस्थान की स्थापना की थी कोमल कोठियारी ने। बोलो भाई, किसने की थी? कोमल कोठियारी ने की थी। तो एक बार दोबारा देखो भाई, घोड़ा नृत्य को संरक्षण किसने दिया? बोलो, रूपायन संस्थान ने दिया। रूपायन संस्थान कहाँ पर है? बोरुंदा में है। बोरुंदा कहाँ पे है? जोधपुर में है। और संस्थान की स्थापना किसने की थी? कोमल कोठियारी ने की थी भाई। किसने की थी? कोमल कोठियारी। चलो, अब देखिए भाई, ध्यान दो, 1493 से लेकर के 1515 का जो शासनकाल है वो किसका है भाई? राव सूजा का। बोलो भाई, किसका है? राव सूजा का। अच्छा, राव सूजा ने एग्जाम बनना कोई काम नहीं किया। आप देखो भाई, 1515 से लेकर 31 का शासनकाल किसका है? बोलो, अरे राव गांगा का। किसका है भाई? राव गांगा का। तो देखिए, राव गांगा के बारे में मैंने पहले बताया था कि राव गांगा और इसका पुत्र राव गांगा और इसका पुत्र मालदेव, दोनों ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का क्या दिया था? बोलो भाई, साथ दिया था। जो मैंने आपको पहले बताया था कि राव गांगा और इसका पुत्र मालदेव दोनों बाप बेटों ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था। और आप सबको पता है, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को अरे राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। इसमें राणा सांगा की हार हुई थी, बाबर की विजय हुई थी, और बाबर ने युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। और देखो भाई, इस राव गांगा की हत्या इसके पुत्र मालदेव ने की। बोलो भाई, किसने की? मालदेव ने की। तो ध्यान दीजिए, मालदेव मारवाड़ का क्या हो गया? बोलो, पितरंता हो गया भाई। तो ये था मारवाड़ का पितरंता। कौन है? मालदेव था। तो एक बार दोबारा देखिए, कौन आएगा आगे। तो देखिए भाई, 1493 से 1515 का शासनकाल किसका है? बोलो, राव सूजा का है। और राव सूजा के बाद में शासक कौन बना था? राव गांगा बना था। और राव गांगा और इसका बेटा कौन था भाई? मालदेव था। तो दोनों बाप बेटे ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था। तो मैंने उस समय लिखवाया था आपको कि मारवाड़ के शासक गांगा पुत्र मालदेव ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था। अच्छा देखो भाई, खानवा का 17 मार्च 1527 को हुआ, और राव गांगा की हत्या उसके बेटे मालदेव ने की। तो मालदेव मारवाड़ का पहला पितरंता हो गया भाई। मारवाड़ का पहला पितरंता कौन था? मालदेव था।
तो दोबारा देखो, बताइए भाई 1493 से 1515 का शासनकाल किसका है? राव सूजा का। फिर इसके बाद किसका है भाई? राव गांगा का। अच्छा ध्यान दीजिए भाई, राव गांगा और इसका पुत्र कौन था? मालदेव था। अरे दोनों बाप बेटे ने खानवा के युद्ध में किसका साथ दिया था? राणा सांगा का। और खानवा का 17 मार्च 1527 को गांगा और सॉरी बाबर और सांगा के बीच हुआ था। अब देखिए भाई, राव गांगा की हत्या किसने की? उसके बेटे मालदेव ने की। तो मालदेव क्या बन गया? बोलो, मारवाड़ का पितृ हंता बन गया। अच्छा अब देखिए भाई, ध्यान दीजिए आगे क्या होता है भाई। तो देखिए भाई, 1531 से लेकर 61 का जो शासनकाल है वो किसका है? बोलो, राव मालदेव का। किसका है भाई? राव मालदेव का है। अच्छा तो ध्यान दीजिए भाई, देखो, और इस राव मालदेव का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? सोजत में। सोजत कहाँ है? पाली में। और देखिए, आप सबको पता है कि राव मालदेव के इतिहास में फारसी हसमत वाला, फारसी हसमत वाला शासक कहते हैं। तो बताइए भाई, इतिहास में फारसी हसमत वाला शासक किसको कहते हैं? राव मालदेव को कहते हैं। तो दोबारा देखिए भाई, राव मालदेव का राज्याभिषेक सोजत पाली में हुआ था और राव मालदेव को इतिहास में फारसी हसमत वाला शासक के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई। अच्छा अब देखिए भाई, ध्यान दो। अरे इस राव मालदेव ने जैसलमेर का शासक है। कहाँ का शासक है भाई? जैसलमेर का शासक है। लोणकर्ण की पुत्री, जैसलमेर का शासक लोणकर्ण की पुत्री उमादेव से क्या किया? बोलो भाई, विवाह किया। बोलो भाई, क्या किया भाई? विवाह किया। अब ध्यान दो भाई, विवाह किया तो देखिए भाई, ध्यान दो। अरे पहले आपको पता है कि जब शादियां होती थी तो ध्यान दो भाई, रानियों के साथ में कुछ दासियां भी आया करती थी। तो ध्यान दो भाई, कोई दासी इस मालदेव के पास कोई चाय वाय लेके गई थी, तो दोनों के बीच में कुछ हो गया। इस बात का पता किसको लग गया भाई? उमादेव को लग गया। और पता लगते ही उमादेव अपने पति से पहले दिन रूठ करके सीधी भगकर तारागढ़ में आ गई भाई। कहाँ गई? तारागढ़ में। तारागढ़ कहाँ है? बोलो, अजमेर में। और ध्यान दिए, तारागढ़ में आ गई। और ये ध्यान दो भाई, जीवन भर, अरे जीवन भर क्या रही? बोलो, ये रूठी रही। तो ध्यान दीजिए भाई, ये रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। बोलो भाई, किस नाम से? रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि रूठी रानी का वास्तविक नाम क्या था? तो आंसर क्या आएगा? उमादेव था। उमादेव किसकी पत्नी थी? मालदेव की पत्नी थी। किसकी बेटी थी? लोणकर्ण की बेटी थी। किसकी बेटी थी भाई? ये लोणकर्ण भी। अच्छा अब सुनो, देखो, इस मालदेव ने इसे समझाने के लिए किसको भेजा? मालदेव ने इसे समझाने के लिए ईश्वरदास बारहट को भेजा। किसको भेजा भाई? ईश्वरदास बारहट को भेजा। अब इस ईश्वरदास बारहट ने जाके समझा भी दिया था, लेकिन अन्य रानियां चिंतित हो गई। अन्य रानियां चिंतित हो गई कि भाई ये रूठी रानी वापस आ जाएगी, उमादेव वापस आ जाएगी, अपनी पहुंच कम हो जाएगी। तो अन्य रानियों ने, ध्यान दो भाई, अरे इस ईश्वरदास बारहट की पुत्री आशा बारहट को भेज दिया। और आशा बारहट ने जाकर के इसको पुनः बहका दिया, तुम क्या करेगी जाके यहाँ ले। तो इस तरह से ध्यान दो भाई, उसकी बात मान ली और ये तो जीवन भर रूठी रही, तो रूठी रानी के नाम से ही प्रसिद्ध हुई। और जब मालदेव की मृत्यु हुई तो उसके साथ ही सती भी हुई थी भाई। अब देखो, इस ईश्वरदास बारहट ने एक ग्रंथ भी लिखा। कौन सा ग्रंथ लिखा? हाला झाला हाला झालारी कुंडलियां। बोलो भाई, कौन सा ग्रंथ लिखा? हाला झालारी कुंडलियां ग्रंथ लिखा था। एक बार यहाँ तक समझो। बताइए भाई, 1531-61 का शासनकाल किसका है? बोलिए, राव मालदेव का है। अरे राव मालदेव का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? सोजत में हुआ था। सोजत कहाँ है? बोलो, पाली में है। और राव मालदेव को इतिहास में फारसी हसमत वाला शासक के नाम से जाना जाता है। और देखिए भाई, राव मालदेव ने जैसलमेर का शासक लोणकर्ण की पुत्री उमादेव से क्या किया? बोलो,
विवाह किया और उमा ने अपने पति से पहले एक दिन रूठ कर तारागढ़ में आ गई। तारागढ़ का दुर्ग अजमेर में है और ये अपने पति से जीवन भर रूठी रही। तो किस नाम से प्रसिद्ध हुई बोलो? रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। और देखो मालदेव ने इस रूठी रानी को समझाने के लिए किसको भेजा? तो आप लोग आंसर दोगे, ईश्वरदास बारट को भेजा। और ईश्वरदास बारट ने ग्रंथ भी लिखा था हाला झालारी कुंडलियां। कौन सा ग्रंथ लिखा था भाई? हाला झालारी कुंडलियां। ओके चलो तो आंसर दो, बताइए भाई 1531 शिक्षक का शासनकाल किसका है? राव मालदेव का है। अरे राव मालदेव का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? सोजत में हुआ था। सोजत कहाँ है भाई? पाली में है। और इसको फारस अस्वत वाला शासक के नाम से भी जाना जाता है। और इसने जैसलमेर का शासक लोणगढ़ की पुत्री उमादे से क्या किया? विवाह किया। और उमादे अपने पति से पहले दिन रूठ कर आ गई और कहाँ रही? तारागढ़ दुर्ग में रही और ये जीवन भर रूठी रही। तो किस नाम से प्रसिद्ध हुई? रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। और मालदेव ने इसे समझाने के लिए ईश्वरदास बारट को भेजा और ईश्वरदास बारट ने हाला झालारी कुंडलिया ग्रंथ लिखा। अब देखिए भाई ध्यान दीजिए। अरे राम मालदेव ने देखिए भाई कौन कौन से युद्ध किए? तो देखिए भाई ध्यान दो आप लोग। सबसे पहले देखिए भाई पहोबा। बोलो भाई कौन सा? पहोबा। बोलो भाई पहोबा जगह कहां पड़ती है भाई? गंगानगर में। कहां पड़ती है? गंगानगर में। तो ध्यान दीजिए भाई पहोबा का युद्ध कब हुआ था? बोलो 1541 में हुआ था। अरे पहोबा का युद्ध 1541 में किस किस के बीच हुआ? बोलो राव मालदेव और बीकानेर का शासक। का शासक भाई? बीकानेर का शासक कौन था? बोलो राव जेत सिंह। कौन था भाई? राव जेत सिंह के बीच हुआ। तो ध्यान दीजिए इस युद्ध में मालदेव के सेनापति कौन कौन थे? जेता और कूपा। कौन कौन थे भाई? जेता और कूपा। तो इस युद्ध में राव मालदेव की विजय हुई। और देखिए भाई इस राव जेत सिंह की क्या हुई? बोलो हार हुई। क्या हुई भाई? हार हो गई। अच्छा अब इसके बाद में देखिए भाई एक एकदम बहुत इंपॉर्टेंट गिरी सुमेल। बोलो भाई कौन सा युद्ध है? गिरी सुमेल या जैतारण का युद्ध है। तो पहले तो ये बताइए आप लोग कि गिरी सुमेल या जैतारण जो जगह है कहां पड़ती है? पाली में। कहां पड़ती है? पाली में। देखिए भाई गिरी सुमेल या जैतारण का युद्ध हुआ था 5 जनवरी 1544 को। तो ध्यान दो भाई गिरी सुमेल या जैतारण का युद्ध कब हुआ था? बोलो 5 जनवरी 1544 को हुआ था। अब देखिए भाई 5 जनवरी 1544 की तारीख याद रखनी है आपको। अरे गिरी सुमेल या जैतारण का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो आंसर दोगे मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच हुआ। अरे भाई किसके बीच हुआ? शेरशाह सूरी के बीच हुआ। अब सुनो इस युद्ध में मालदेव के सेनापति वही कौन कौन थे? बोलो जेता और कोपा। कौन कौन थे? जेता और कोपा थे। अब सुनिए देखो अरे शेरशाह सूरी ने दिमाग लगाया कि इस मालदेव को वैसे हराना बहुत मुश्किल है, इसलिए यहाँ पर कुछ न कुछ क्या बनानी पड़ेगी? योजना बनानी पड़ेगी भाई। क्या बनानी पड़ेगी? योजना। तो देखिए इसने क्या योजना बनाई भाई? ध्यान दो। अरे शेरशाह सूरी ने ये योजना बनाई कि देखो अरे शेरशाह सूरी ने इस मालदेव के पास एक जाली पत्र है। बोलो भाई क्या चीज है? जाली पत्र लिखकर भेज दिया। और उस पत्र में क्या लिखकर भेजा कि तेरे दोनों सेनापतियों ने अरे मेरे से कितने कितने ले लिए? बोलो 10-10 हजार रुपए ले लिए। 10-10 हजार रुपए ले लिए और ये तो युद्ध में तेरे को ही मारेंगे और मेरा साथ देंगे। अब ध्यान दो भाई इन दोनों के डेरे में 10-10 हजार रुपए रखवा भी दिया, लेकिन जेता और कूपा को कोई पता नहीं था। अब सुनो मालदेव ने, ध्यान दो भाई, ये पत्र पढ़ा तो मालदेव ने तुरंत जांच करवाई तो इन दोनों के डेरे में 10-10 हजार रुपए पा गए। अब पा गए तो मालदेव ने सोचा भाई तो अपना ही नंबर आएगा। तो ध्यान दो, अरे मालदेव युद्ध मैदान छोड़कर भाग गया। बोलो कहां पर जाके शरण लिया इसने? मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कौन सा दुर्ग है? बोलो सियोना का दुर्ग है भाई। कौन सा दुर्ग है? सियोना का दुर्ग है। तो सियोना दुर्ग में इसने जाकर क्या ली? बोलो शरण ली। अरे सियोना का दुर्ग कहाँ है?
बाड़मेर में है। बोलो भाई कहाँ है? बाड़मेर में है। तो वहां पर जाकर के इसने शरण ले ली भाई। अच्छा, अब देखो ध्यान दो भाई, अब जेता और कुपा ने कोई रिश्वत थोड़ी ली थी। अरे मालदेव तो युद्ध मैदान छोड़कर भाग गया और जेता और कुपा दोनों के दोनों युद्ध मैदान में डटे रहे। तो दोनों ने इतना भयंकर युद्ध किया, इतना भयंकर युद्ध किया कि अंत में शेरशाह सूरी जीत तो गया, लेकिन बहुत पसीना बहाना पड़ा। तो अंत में शेरशाह सूरी ने क्या कहा था? अरे इसने कहा कि एक मुट्ठी भर, क्या कहा? एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए सारे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो ध्यान दो भाई, इसने क्या कहा कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए सारे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। पता नहीं मैं कैसे जीत गया, नहीं तो मेरा हारने का नंबर जरूर आता है यहाँ पर। ठीक है ना भाई? तो मारवाड़ में होता भी क्या, बाजरा होता आजकल तो तेल वेल निकलने लगा। तो देखो भाई, तो प्रश्न ये बढ़ता है कि शेरशाह सूरी ने कौन सी युद्ध के बाद कहा था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं सारे हिंदुस्तान की बादशाह खो देता? तो आप लोग आंसर देना, गिरी सुमेलियन जेतान के युद्ध के बाद कहा था। एक बार दोबारा अच्छी तरह समझो। तो बताओ भाई, सिवाना का सॉरी पहोबा कहाँ पे है? गंगानगर में है। अरे पहोबा का युद्ध कब हुआ? 1541 में हुआ। पहोबा का युद्ध किस किस के बीच हुआ? आंसर देना, मालदेव और बीकानेर का शासक राव जैत सिंह के बीच हुआ। अच्छा, इस युद्ध में ध्यान दो भाई, मालदेव के सेनापति कौन कौन थे? जेता और कुपा थे। अच्छा, बीकानेर का शासक राव जैत सिंह था। अब देखिए, इस युद्ध में राव जैत सिंह की हार हुई थी और मालदेव की विजय हुई थी। तो एक तरह से मालदेव ने इस पहोबा के युद्ध में बीकानेर के शासक राव जैत सिंह को हरा करके बीकानेर को मारवाड़ के अधीन कर दिया था। अच्छा, फिर देखो भाई, गिरी सुमेलियन जेतान जगह कहाँ है? पाली में है। और गिरी सुमेलियन जेतान का युद्ध 5 जनवरी 1544 को हुआ था। ये युद्ध मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। अच्छा, शेरशाह सूरी ने देखो भाई इस युद्ध में मालदेव के पास एक जाली पत्थर लिखकर भेजा और उसमें क्या लिखकर भेजा कि तेरे दोनों सेनापतियों ने मेरे से 10-10 हजार रुपए ले लिए और ये तो युद्ध में तेरे को ही मारेंगे और मेरा साथ देंगे। तो मालदेव युद्ध मैदान छोड़कर भाग गया। कहाँ भागा? श्रवणाद्रुग में। श्रवणाद्रुग कहाँ है? बाड़मेर में। वहां जाके इसने शरण ली थी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि श्रवणाद्रुग को मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कहा जाता है। मारवाड़ के राजा जब भी विपत्ति में रहते हैं तो इस दुर्ग में जाके शरण लेते हैं। अच्छा, तो ध्यान दो भाई, शेरशाह सूरी जीत तो गया लेकिन बहुत पसीना बहाना पड़ा। तो शेरशाह सूरी ने अंत में कहा कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए सारे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ओके, चलो तो ध्यान दो भाई, पहोबा बोलो कहाँ पे है? गंगानगर में। पहोबा का युद्ध कब हुआ था? 1541 में। और राव मालदेव और बीकानेर का शासक राव जैत सिंह के बीच हुआ था। इस युद्ध में देखिए भाई, इसके सेनापति कौन कौन थे? जेता और कुपा थे। अच्छा देखो भाई, गिरी सुमेलियन जेतान कहाँ पे है? पाली में। अरे गिरी सुमेलियन जेतान का युद्ध कब हुआ था? 5 जनवरी 1544 को हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। अब देखिए भाई, शेरशाह सूरी ने मालदेव के पास एक जाली पत्र लिखकर भेजा और उसमें लिखा कि तेरे दोनों सेनापतियों ने मेरे से 10-10 हजार रुपए ले लिए। तो ध्यान दो भाई, मालदेव युद्ध मैदान छोड़कर बोलो कहाँ भाग गया? श्रवणादुर्ग में। श्रवणादुर्ग कहाँ है? बाड़मेर में है। वहां जाके इसने क्या ली? शरण ली। और देखो भाई, शेरशाह सूरी ने अंत में क्या कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए सारे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ठीक है भाई, अब देखो आगे क्या होता है। ध्यान दो भाई, अरे मालदेव ने निम्न दुर्ग बनवाए। देखे भाई, एक तो कौन सा बनवाया? सोजत का दुर्ग। बोलो भाई, सोजत का जो दुर्ग है कहाँ पे है? पाली में। एक है मालकोट का। मालकोट का दुर्ग कहाँ है भाई? मेड़ता में। और मेड़ता कहाँ है? नागौर में। और एक बनवाया पोकरण का किला। पोकरण का किला। तो देखिए भाई, ये पोकरण किला कहाँ है? बोलो,
जैसलमेर में। एक बार दोबारा देखो, ध्यान दीजिए भाई, मालदेव ने निम्न दुर्ग बनवाए। बोलो भाई, एक तो कौन सा बनवाया? सोजत का दुर्ग बनवाया। सोजत का दुर्ग कहाँ है? पाली में है। और मालकोट का दुर्ग मेड़ता नागौर में है। और पोखरा किला जैसलमेर में है। ठीक है ना भाई। चलो दोबारा देखो, देखिए भाई, मालदेव ने निम्न क्या बनवाए? बोलो, दुर्ग बनवाए। एक दुर्ग तो सोजत का दुर्ग बनवाया। सोजत का दुर्ग कहाँ है? पाली में है। और एक मालकोट का दुर्ग मेड़ता में है। मेड़ता कहाँ है? नागौर में है। और कोकणा किला कहाँ है? जैसलमेर में है। अब देखो भाई आगे क्या होता है, ध्यान दो। देखिए, अरे आप सबको इस बात का पता है कि अकबर ने 1570 ईस्वी में 1570 ईस्वी में, ध्यान दो भाई, एक दरबार बुलाया था। उसका नाम था नागौर दरबार। भाई कौन सा दरबार बुलाया? नागौर दरबार बुलाया। यानी समझो, देखो, अकबर ने 1570 ईस्वी में अपने राजस्थान के राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए एक दरबार बुलाया नागौर में। तो दरबार का नाम रख दिया नागौर दरबार। और ध्यान दो, तभी अकबर ने नागौर की जनता को पानी पीने के लिए, ध्यान दो भाई, अकबर ने एक तालाब बनवाया और उस तालाब का नाम रखा शुक्र तालाब। बोलो भाई, क्या नाम रखा? शुक्र तालाब। तो शुक्र तालाब भी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? बोलो भाई, नागौर में। अकबर ने कब बनवाया इसको? 1570 में ही बनवाया। तो दोबारा देखो, अकबर ने नागौर दरबार कब बुलाया? 1570 में बुलाया। क्यों बुलाया? आपको पता है? अपने राजस्थान के राजाओं को अपनी जनता स्वीकार करवाने के लिए बुलाया। और तभी नागौर की जनता के लिए पानी पीने के लिए, एक तरह से ध्यान दो भाई, कौन सा तालाब बनवाया? अकबर ने शुक्र तालाब बनवाया। कब बनवाया? 1570 में बनवाया। ओके, तो ध्यान दो भाई, 1570 की बात है। देखो, अरे यार नागौर दरबार सज रहा है, तो भाई ध्यान दो, ये नागौर दरबार सज गया भाई, ये नागौर दरबार सज गया भाई। तो ध्यान दो, अब अपन को ये पता करना है कि भाई ये नागौर दरबार चल रहा है और इस नागौर दरबार में कौन सी रियासत के शासक ने इसमें भाग लिया और अकबर की अधीनता स्वीकार की। ये चीज अपन को इसमें पढ़ना है। तो देखो भाई, ये दरबार चल रहा है, सज गया दरबार। तो ध्यान दो, मालदेव कौन भाई? अरे मालदेव राठौड़ के पुत्र, मालदेव राठौड़ के पुत्र। देखो भाई, कौन कौन थे? एक तो राम, एक था उदय और एक था चंद्रसेन। राम, उदय और चंद्रसेन ये किसके पुत्र थे? मालदेव राठौड़ के पुत्र थे। तो ध्यान दो, अरे राम और उदय ने तो दोनों ने इस नागौर दरबार में भाग लिया। अब देखो भाई, दोनों ने इस दरबार में भाग लिया और अकबर की अधीनता भी स्वीकार की। अब ध्यान दो भाई, भाग किसने नहीं लिया? राव चंद्रसेन ने। तो राव चंद्रसेन, ध्यान दो भाई, अकेला रह गया। तो अकेला रह गया तो इसने दिमाग लगाया, रहा मैं अकेला रह के क्या करता हूँ, देखो मैं भी एक बार जाता हूँ, अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, देख के तो आते हैं। ठीक है ना भाई, मैं देख के तो आते हैं नागौर दरबार कैसे चल रहा है, कौन कौन से राजा महाराज आ रहे हैं। तो इस तरह से ध्यान दो भाई, राव चंद्रसेन भी पीछे से चले गया। अब ध्यान दो, चले तो गया, लेकिन जाकर के देखा तो इसको तो माहौल अच्छा नहीं लगा। तो इसने सोचा, मैं तो गलत आ गया, मैं तो इस अकबर की जनता स्वीकार नहीं करूंगा। तो ध्यान दो भाई, राव चंद्रसेन तो वापिस बककर आ गया भाई जोधपुर। कहाँ गया? जोधपुर आ गया। और इस बात का पता अकबर को लग गया। अरे पता लगते अकबर ने इसको जोधपुर से खदेड़ दिया। बोलो भाई, क्या कर दिया? खदेड़ दिया। तो ये कहाँ जाके रुका? बहादुरा जून। कहाँ जाके रुका? बहादुरा जून जाके रुका। बहादुरा जून कहाँ भाई? जालोर में। या बहादुरा जून का किला कहाँ है? जालोर में। वहां जाके इसने क्या ली? बोलो भाई, शरण दी। क्या ली? शरण दी। फिर अकबर ने इसको बहादुरा जून से भी खदेड़ दिया था। तो अंत में जाके कहाँ रुका था? फिर ये सिवाना में। सिवाना कहाँ है? बाड़मेर में। क्योंकि अंत में मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कौन सा है? सिवाना दुर्ग है। तो देखो भाई, जोधपुर से खदेड़ा तो बहादुरा जून गया, बहादुरा जून से सिवाना में गया। अच्छा, अब सुनो, फिर देखो भाई आगे, फिर बाद में पीछे से अकबर ने देखो भाई जोधपुर को क्या घोषित कर दिया? इस जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया। बोलो भाई, क्या घोषित कर दिया? खालसा घोषित कर दिया। यानी यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू
कर दिया भाई। अब ध्यान दो भाई, यहाँ नियंत्रण पूरा अकबर के हाथ में आ गया भाई। अब आप सबको पता है जब राष्ट्र शासन लागू हो जाता है तो राष्ट्र शासन का नीति थोड़ी आता है, यहाँ पे उस नाम से होता है। अच्छा, तो यहाँ पर शासन कौन संभालता है फिर? राज्यपाल। कौन संभालता है? राज्यपाल। अब बताओ भाई, तो अकबर ने भी इस जोधपुर का सूबेदार किसको बना के रखा? राज्यपाल। देखो भाई, इसने जोधपुर का सूबेदार किसको बनाया था? तो जोधपुर का सूबेदार बनाया था राय सिंह को। किसको बनाया था? राय सिंह। राय सिंह कौन था भी आएगा? यह बीकानेर का था, कल्याण का बेटा। तो ध्यान दो भाई, अकबर ने जोधपुर को राय सिंह के सुपुर्द किया था। या अकबर ने जब जोधपुर को खालसा घोषित किया तो ध्यान दो, बीकानेर का सूबेदार किसको बनाया? तो आंसर आएगा राय सिंह को बनाया भाई, बीकानेर के राय सिंह को बनाया। अब एक बार और देखो यहाँ पर इधर, अब प्रश्न ये पड़ता है कि बीकानेर के कौन से शासक ने नागौर दरबार में भाग लिया? तो देखिए भाई, बीकानेर के कौन से शासक ने भाग लिया था? कल्याणमल ने। किसने भाग लिया? कल्याणमल ने। सबसे पहले अकबर की तरफ स्वीकार की थी बीकानेर के शासकों में से। अब सुनो, कल्याणमल ने भाग लिया, और कल्याण में तो कल्याणमल तो गया जो गया, और कल्याणमल ने ध्यान दो भाई साथ में अपने दोनों बेटों को भी ले गया। अरे दोनों पुत्रों को भी ले गया साथ में। एक तो वही था राय सिंह, बोलो कौन था? राय सिंह था। और एक था कौन बोलो? पृथ्वीराज राठौड़। कौन था भाई? पृथ्वीराज राठौड़। तो ध्यान दो भाई, बीकानेर के शासक कल्याणमल ने अकबर के नागौर दरबार में भाग लिया था, और कल्याणमल तो गया जो गया था, साथ में अपने दोनों बेटों को भी लेकर गया था। एक बेटा राय सिंह था और दूसरा कौन था? पृथ्वीराज राठौड़ था। बीकानेर का इतिहास पढ़ेंगे जब इनकी पूरी डिटेल पढ़ेंगे अपन। अच्छा, तो एक बार दोबारा देखो। अब बताओ भाई, जैसलमेर के कौन से शासक ने नागौर दरबार में भाग लिया? हरे राय भाटी। बोलो भाई, किसने भाग लिया था? हर राय भाटी ने नागौर दरबार में भाग लिया था। हाड़ौती के कौन से शासक ने नागौर दरबार में भाग लिया था? तो बोलो आंसर आएगा हाड़ौती के सुरजन हाड़ा ने। बोलो भाई, किसने? सुरजन हाड़ा ने इस दरबार में भाग लिया। हालांकि सुरजन हाड़ा ने पहले इसका विरोध किया था दरबार का, लेकिन बाद में ध्यान दो भाई भाग ले लिया था। एक बार अब अच्छी तरह समझो भाई, अब सजेगा दरबार। अब देखो भाई, तो ध्यान दो भाई, अकबर ने 1570 ईस्वी में नागौर दरबार बुलाया नागौर की जनता के लिए। तब अकबर ने शुक्र तालाब भी बनवाया। शुक्र तालाब कब बनवाया? 1570 में बनवाया। शुक्र तालाब कहाँ है? नागौर में। किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया। अब देखो, इस नागौर दरबार में मालदेव राठौड़ के पुत्र राम और उदय ने तो भाग लिया, और रामचंद्र सेन भी पीछे से चले तो गया, लेकिन वापिस पककर जोधपुर आ गया। तभी तो मैं आपको रामचंद्र सेन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा रामचंद्र सेन को मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहते हैं, और इसने महाराणा प्रताप की तरह अकबर की चिंता स्वीकार नहीं की, इसलिए इसको मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। अब देखो, तो ध्यान दो भाई, रामचंद्र सेन वापिस बककर जोधपुर आ गया, तो अकबर ने इसको जोधपुर से खदेड़ दिया। तो ध्यान दो भाई, जोधपुर से खदेड़ दिया। अब खदेड़ दिया तो बताइए भाई कहां जाके रुका? बोलो भादराजोड़। कहां जाके रुका भाई? भादराजोड़ जाके रुका। भादराजोड़ का किला कहाँ है भाई? जालोर में। अरे भाई, भादराजोड़ का किला कहाँ है? बोलो जालोर में। वहां जाके इसने बोलो भाई क्या ली? शरण ली। बोलो भाई क्या ली? शरण ली भाई भादराजोड़ में जाकर के। और प्रश्न ये भी बना दे कि भादराजोड़ से कहाँ गया, तो फिर क्या आंसर दोगे? बोलो सिवाना। सिवाना कहाँ है? बाड़मेर में। वहां जाके इसने क्या ली? शरण ली। अच्छा, अकबर ने जब जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया तो बताओ बीकानेर यहाँ का जोधपुर का सूबेदार किसको बना के रखा? राय सिंह को। किसको बना के रखा? राय सिंह को। अच्छा बताइए, बीकानेर के कौन से शासक ने नागौर दरबार में भाग लिया? कल्याणमल ने भाग लिया, और कल्याणमल तो गया जो गया, साथ में दोनों बेटों को भी ले गया। बताओ भाई दोनों बेटे कौन कौन थे इसके? राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ थे। अच्छा, फिर बताओ जैसलमेर के कौन से शासक ने इस नागौर दरबार में भाग लिया? हर राय भाटी ने भाग लिया। हाड़ौती के कौन से शासक ने भाग लिया? सुरजन हाड़ा ने भाग लिया। सुरजन हाड़ा ने पहले क्या किया था? विरोध किया था भाई। चलो अब बिना देखे आंसर दो।
बताइए भाई, अकबर ने 1570 ईस्वी में कौन सा दरबार बुलाया? नागौर दरबार बुलाया। तभी अकबर ने, ध्यान दो भाई, कौन सा तालाब बनवाया? शुक्र तालाब बनवाया। अब देखो भाई, मालदेव राठौड़ के पुत्र एक तो कौन है बोलो? राम, उदय, और एक कौन है? चंद्रसेन। तो देखिए भाई, राम और उदय ने तो नागौर दरबार में भाग लिया, लेकिन देखो राव चंद्रसेन भी पीछे से चले गया। लेकिन ध्यान दो भाई, वापस बककर आ गया तो अकबर ने इसको जोधपुर से खदेड़ दिया। तो कहा जाके रुका? भादराजुन से कहा गया? सिवाना का दुर्ग है बाड़मेर में। अच्छा, और भादराजुन का किला कहाँ है? जालोर में है। अकबर ने देखो भाई फिर जोधपुर को क्या घोषित कर दिया था? खालसा घोषित कर दिया था। तो ध्यान दो भाई, जब खालसा घोषित कर दिया तो देखिए भाई, यहाँ का सूबेदार किसको बना के रखा? तो आप लोग आंसर दोगे राय सिंह को। किसको? राय सिंह को। अच्छा देखो, बीकानेर के कल्याणमल ने भी नागौर दरबार में भाग लिया, और कल्याणमल तो गया जो गया, साथ में दोनों बेटों को भी ले गया। एक बेटा कौन था? राय सिंह। दूसरा कौन सा था? पृथ्वीराज राठौड़ था। जैसलमेर के राय बाटी ने भाग लिया, और हाड़ौती के सूरज ने हाड़ानीश दरबार में भाग लिया। ठीक है भाई। अच्छा, अब देखो आगे क्या होता है। तो ध्यान दीजिए भाई, 1562 से लेकर 81 का शासनकाल किसका है भाई? यानी मालदेव के बाद शासक कौन बना था? आंसर आएगा रावचंद्र सेन बना था। अरे कौन बना था? रावचंद्र सेन। तो देखो, इस रावचंद्र सेन को मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहते हैं। बोलो भाई, रावचंद्र सेन को क्या कहते हैं? मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहते हैं। और देखिए, इस रावचंद्र सेन को मारवाड़ का विस्मृत नायक भी कहते हैं, और रावचंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप भी कहते हैं, और रावचंद्र सेन को प्रताप का अग्रगामी, बोलो भाई क्या कहते हैं? अग्रगामी भी कहते हैं। हाँ बोलो भाई, क्या कहते हैं? अग्रगामी भी कहते हैं। एक बार दोबारा समझो। तो देखिए भाई, 1562 से 81 का शासनकाल किसका है? रावचंद्र सेन का है। बोलो भाई, रावचंद्र सेन को मारवाड़ का भोला बिसरा राजा कहा जाता है, और रावचंद्र सेन को मारवाड़ का विस्मृत नायक भी कहा जाता है, और प्रताप का मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है, और प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। किसको भाई? रावचंद्र सेन को। अच्छा, अब देखिए भाई, ध्यान दो, 1583 से लेकर 95 का जो शासनकाल है वह है मोटा राजा। बोलो भाई, किसका है? मोटा राजा उदय सिंह का है। अरे भाई, किसका है ये शासनकाल? मोटा राजा उदय सिंह का है। तो देखो, अरे इस मोटा राजा उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि किसने दी थी? आंसर देना, अकबर ने दी थी। बोलो भाई, किसने दी? अकबर ने दी। और देखिए, इस मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जगत गोसाई का विवाह, बोलो भाई, किसके साथ किया? जहांगीर के साथ किया। बोलो भाई, किसके साथ किया? जहांगीर के साथ किया। फिर इस जगत गोसाई जोधपुर की होने के कारण जोधाबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। के नाम से क्या हुई भाई? ये प्रसिद्ध हुई। फिर इस जोधाबाई जोधपुर वाली के पुत्र शाहजहां हुआ। कौन हुआ? शाहजहां या खुर्रम? शाहजहां या खुर्रम हुआ भाई। खुर्रम का ही नाम शाहजहां। तो जगत गोसाई, तो देखो आप सबको पता है। तो जब मैं आमेर का इतिहास पढ़ाऊंगा, जब आपको एक जोधाबाई और बताऊंगा, तो एक बार यहां तक ध्यान दो। देखिए, बताइए भाई, 1562 से 81 का शासनकाल किसका है? बोलो, रावचंद्र सेन का। तो रावचंद्र सेन को मारवाड़ का भोला बिसरा राजा, मारवाड़ का विस्मृत नायक, और मारवाड़ का प्रताप, और प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। फिर देखिए भाई, 1503 से 95 शासनकाल किसका है? मोटा राजा उदय सिंह का। तो मोटा राजा उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि किसने दी? अकबर ने दी।
और मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जगत गोसाई का विवाह किसके साथ किया? जहांगीर के साथ किया। और फिर जगत गोसाई जोधपुर की होने के कारण जोधाबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके पुत्र कौन हुआ? शाहजहां हुआ। तो शाहजहां की माता कौन हो गई? राजपूत हिंदू हो गई। मैंने पहले बताया था ना आपको। हाँ, तो राजपूत क्या हो गई भाई? हिंदू हो गई। अच्छा चलो अब बिना देखे आंसर एक बार तो बताओ 1562 से 81 का शासनकाल किसका है भाई? राव चंद्रसेन का। और राव चंद्रसेन को मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहा जाता है। और राव चंद्रसेन को मारवाड़ का विस्मृत नायक भी कहा जाता है। और राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप भी कहते हैं। और देखो भाई इसको प्रताप का भी कहा जाता है। फिर देखिए भाई 1583 से 95 का शासनकाल किसका है? मोटा राजा उदय सिंह का है। और मोटा राजा उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि किसने दी? बोलो, अकबर ने दी। और ध्यान दीजिए भाई, देखिए भाई इसने अपनी पुत्री जगत गोसाई का विवाह बोलो भाई किसके साथ किया? जहांगीर के साथ किया। ये जोधपुर के होने के कारण जोधाबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर इसके पुत्र शाहजहां हुआ। बोलो भाई क्या हुआ? शाहजहां हुआ। ठीक है भाई। अच्छा दूसरी बात देखिए, आप सबको पता है कि जहांगीर किसका पुत्र था? ये भी जोधाबाई का था, जयपुर वाली का। तो जहांगीर देखो भाई किसका पुत्र था? अकबर का था। और अकबर ने आमेर के शासक भारमल की पुत्री हरकाबाई से विवाह किया। और हरकाबाई भी जोधाबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर ध्यान दो भाई, उस जोधाबाई के पुत्र जहांगीर हुआ। और जहांगीर ने भी मारवाड़ का शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से विवाह किया। वो भी जोधपुर के होने के कारण जोधाबाई के नाम प्रसिद्ध थे। इसके पुत्र कौन हुआ? शाहजहां हुआ। तो जहांगीर और शाहजहां दोनों की माताएं क्या हो गई? राजपूत हो गई भाई। क्या हो गई? राजपूत हो गई। अब दोनों की अलग अलग थी। देखो भाई, जयपुर वाली अकबर की पत्नी थी, जोधपुर वाली जहांगीर की पत्नी थी। अच्छा अब देखो, तो ध्यान दीजिए भाई, अब देखिए 1500, ध्यान दीजिए भाई, अब देखिए भाई 1595 से लेकर के 1595 से लेकर ध्यान दो भाई 1619 का शासनकाल किसका है? सूर सिंह का। बोलो भाई किसका है? सूर सिंह का। अच्छा तो आप लोग ध्यान दीजिए भाई, सूर सिंह को सवाई राजा की उपाधि किसने दी? बोलो, अकबर ने दी। अरे सूर सिंह को सवाई राजा की उपाधि किसने दी? बोलो, अकबर ने ही दी थी भाई। हाँ 1604 में। तो देखिए भाई सूर सिंह को सवाई राजा की उपाधि अकबर ने दी। फिर देखिए 1619 से लेकर 38 का शासनकाल है, वो है गज सिंह का। बोलो भाई किसका है? गज सिंह का। तो इसकी भी एक उपाधि बनती एग्जाम में बने रहे। तो गज सिंह को दलथम्बन की उपाधि किसने दी? बोलो, जहांगीर ने दी भाई। किसने दी? जहांगीर ने दी। एक बार दोबारा देखो, बताइए भाई 1595 से लेकर 1619 का शासनकाल किसका है? सूर सिंह का है। और सूर सिंह को सवाई राजा की उपाधि किसने दी थी? बोलो, अकबर ने दी थी। और 1619 से 38 का शासनकाल किसका है भाई? गज सिंह का है। और इस गज सिंह को दलथम्बन की उपाधि किसने दी थी? बोलो भाई, जहांगीर ने दी थी। अरे भाई किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। एक बार दोबारा आंसर दो, बताइए भाई 1595 से 19 का शासनकाल किसका है? बोलो, सूर सिंह का। अरे भाई सूर सिंह को सवाई राजा की उपाधि किसने दी? अकबर ने दी। फिर देखिए 1619 से 38 का शासनकाल किसका है? गज सिंह का है। तो आप लोग मुझे बताओ भाई, गज सिंह को दलथम्बन की उपाधि किसने दी? जहांगीर ने दी। किसने दी भाई? जहांगीर ने दी। ठीक है ना भाई? हाँ तो देखिए भाई, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो इसको लाइक भी कर दिया करो भाई, है ना? हाँ और दोस्तों को बताया करो। ठीक है ना भाई? अच्छा अब देखिए भाई, ध्यान दो, आज इतना ही पढ़ेंगे अपन। बाकी कब पढ़ेंगे? बोलो, कल पढ़ेंगे भाई, मकर संक्रांति के दिन। ठीक है भाई? ओके, थैंक यू।